अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। देखिए, प्रथम अध्याय जो है आपको प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, इस पर चर्चा किया जाएगा कि 1000 वर्ष में क्या क्या परिवर्तन हुए। इस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये चित्र दिया हुआ है जो कि आपको 12वीं सदी का ये चित्र है। 12वीं सदी का ये चित्र है। भूगोलवेत्ता अल इदरीस का बनाया हुआ दुनिया का नक्शे का एक हिस्सा है। यानी जो भूगोलवेत्ता थे अल इदरीस, उन्होंने क्या किया था, एक दुनिया का मानचित्र बनाया था, उसी का एक हिस्सा है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से क्या दिखाया गया है, समुद्र तक दिखाया गया है। इसको ध्यान से देखिए। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। ये जो आपको जो मानचित्र दिया गया है, इसको भूगोलवेत्ता जो अल इदरीस थे, इसको ये बनाए थे 1154 ईस्वी में। इसको जो उन्होंने बनाया था 1154 ईस्वी में। ध्यान से देखिए तो क्या कहते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया का बड़े मानचित्र का एक हिस्सा और है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका को द्वीप ऊपर की तरफ है। श्रीलंका का द्वीप जो है ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। देखिए, चित्र ये भी दिया हुआ है भारत का। ये मानचित्र 2 है। ये बनाया गया था 18वीं सदी के प्रारंभ में। किसके बनाया गया था? आपको भारत का ही चित्र बनाया गया था। और देखिए, दक्षिण भारत जो है, यहाँ पे दक्षिण भारत है आपको, और ये श्रीलंका द्वीप को बताया गया है। श्रीलंका द्वीप को इसमें बताया गया है। देखिए, मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनाने में लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। अब ध्यान से देखिए, ये जो नक्शा दिया गया है, इस नक्शा का उपयोग जो था, यूरोपवासी जो था, जो व्यापारी लोग जो था, इसका उपयोग भारत में व्यापार करने के लिए इसी नक्शे के अनुसार वो यानी कि आप भारत में आता था। ठीक है, व्यापारी समुद्री यात्रा के तहत उसी रास्ते से वह आता था। फिर है, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। क्या इनमें भी उतनी ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखेंगे, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है, इस पर देखना है। इसके भीतरी यानी समुद्री से भीतरी वाला को भी देखना है। उसमें बहुत सारा अंतर आपको अंदर वाला में, गंगा वाला में है, लेकिन जो बाहरी है उसमें बहुत सारा आपको विविधता देखने को मिलेंगे। इतनी महत्वपूर्ण एक और बात
यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। यानी धीरे धीरे क्या था, आपको जो मानचित्र बनाने का जो विधि था उसमें भी परिवर्तन हो गया था, बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो इतिहास के मानचित्र के बारे में बताया, और आगे देखते हैं क्या है। नई और पुरानी शब्दावली। पहले जो शब्द होता था उपयोग सो, और अब होता है सो, उसका संदर्भ बताया गया है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली होती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इतिहास के क्षेत्र में भाषा का उपयोग किया जाता था वो अलग था। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें परिवर्तन देखने को मिला। बहुत सारा शब्द को जैसे दूसरे रूप में यानी उसको बदलते गया, तो इसमें भी शब्द में भी विकास हुआ है, शब्द में भी परिवर्तन देखने को मिला है। अब देखिए उदाहरण भी दिया है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। आज हमें इस आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब हम फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यानी आपको 13वीं सदी में ये जो इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज, भारत को हिंदुस्तान शब्द से क्या किया था, जाना था, लिखा था। तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। हिंदुस्तान का मतलब क्या था उनका, जो कि हिंदुस्तान शब्द का उसका मतलब था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो इलाका था उससे संबंधित वो हिंदुस्तान शब्द का उसके लिए वो प्रयोग किए थे। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसके लिए वो किया गया जहाँ तक कि आपको दिल्ली के जो सुल्तान थे उसके अधिकार क्षेत्र में जितने क्षेत्र आते थे उसको हिंदुस्तान शब्द से परिभाषित किया गया। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप, भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। अब देखिए बाबर ने भी क्या किया, 16वीं सदी में अपने जो अच्छी शब्दावली था उसका उन्होंने भी क्या किया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। किसने किया था, बाबर ने किया था। बाबरनामा लिखा, उसमें भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का ही प्रयोग किया और उसमें और क्या, यहाँ के जो भूगोल था, उपमहाद्वीप था, पशु था, पक्षी था, इन सब के लिए बाबर ने क्या किया, अपने उसमें वर्णन किया है। यह प्रयोग क्या है, 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ समान था। अमीर खुसरो के जो हिंद था शब्द था उसी से मिलता जुलता ये जो था वो उन्होंने वर्णन किया बाबर ने। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। यानी जो आज है वह पहले नहीं था। राष्ट्रीय अर्थ अभी तो भारत राष्ट्र है, उस समय वैसी बात नहीं था। हिंदुस्तान कुछ विशेष खास क्षेत्र के लिए उसको कहा जाता था। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिसके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भ में बदल जाते हैं? बहुत सारा शब्द है। किसी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना
चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी निवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अभी विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो इस देश का नागरिक नहीं हो। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो वन में रहने वाले थे, दूसरे समाज में रहने वाले थे, वह क्या थे? एक प्रकार का विदेशी कहलाते थे। उसका देश का कोई कल्पना ही नहीं था। तो विदेशी शब्द का भी अर्थ जो है धीरे धीरे बदल गया है। ठीक है। तो इतिहासकार जो है शब्द का प्रयोग करने में जो पहले जिसका अर्थ था उसका उसमें भी बदलाव हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार और उनके स्रोत को हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही पढ़िए। देखते हैं, इसको समरी ले लेते हैं। देखिए क्या था। सबसे पहले जो था आपको इतिहास का जो 1000 वर्ष का था, तो मानचित्र जो बनाया गया था भारत का, सबसे पहले इदरीसी ने बनाया था। सबसे पहले किसने बनाया था? सबसे पहले इदरीसी ने बनाया था। इसको देखिए, मानचित्र 1 को ही ध्यान से देखिए। किसने बनाया था? 12वीं सदी, यानी 12वीं सदी में भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने क्या किया था? इस चित्र को बनाया था। ये वाला जो चित्र है, ये वाला चित्र को अल इदरीसी ने बनाया था। ठीक है। लेकिन चित्र 2 भी देखिए, चित्र 2 भी ध्यान से देखिए। तो इसको किसने बनाया था? एक थे फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, जो कि 1720 यानी 18वीं सदी में। 18वीं और 12वीं में कितना? 600 वर्ष का अंतर होता है। देखिए इन्होंने बनाया था। एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था, जो कि काफ़ी अंतर है। देखिए चित्र 2 को भी ध्यान से अगर देखा जाए तो देखिए ये चित्र 2 ये है, चित्र 2 ये है। तो 1 में और 2 में आपको अंतर देखने को मिलता है। देखिए 1 और 2 में अंतर देखने को मिलता है। तो मानचित्र के अनुसार क्या करते थे? पहले जो विदेशी जो व्यापारी थे, वो भारत आने के लिए, समुद्री यात्रा करने के लिए इसी मानचित्र का वो प्रयोग करते थे। ठीक है। तो ये है आपको 2 चित्र है। इसके अनुसार सबसे पहले होता था, लेकिन इसमें भी बदलाव, जो आपको बाद वाला जो चित्र है और विकसित है, पहले वाला से ज़्यादा विकसित है। साथ ही जो पहले का जो इतिहासकार थे, अनेक शब्दावली का उपयोग करते थे। उस शब्दावली में भी परिवर्तन देखने को मिला। जैसे देखिए, पहले हम लोगों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता था। हिंदुस्तान शब्द से उनका अर्थ ये था कि आपको गंगा यमुना के मैदान वाला क्षेत्र, आपको दिल्ली से जुड़ा हुआ जितने भी पंजाब हरियाणा जो क्षेत्र था, उससे संदर्भित हिंदुस्तान करता था। उसी क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम से जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो और क्या किया गया, यानी जैसे ही देश की कल्पना आ गया, राष्ट्र की कल्पना आ गया और इसका क्षेत्र विस्तार होते गया, तो इसका क्या हुआ? इसको भारत कहा जाने लगा। ठीक है। इसका आपको देखने को मिलेगा, मिनहाज सिराज ने भी क्या किया था? हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था। तो वही 4-5 स्टेट जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ, पंजाब हरियाणा और कुछ गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है उससे संबंधित, जहाँ तक कि उसका सुल्तान का राज था, वहाँ तक क्या किया? वहाँ तक के क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी था। साथ ही आपको बाबर ने भी अपने आत्मकथा बाबरनामा में क्या किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। हाँ, और साथ ही क्या किया? यहाँ के इस महाद्वीप यानी भारतीय महाद्वीप का, हिंद महाद्वीप का क्या किया? साथ ही यहाँ के पशु पक्षी और निवासियों का सांस्कृतिक रूप से भी वर्णन इसने किया। जो कि अमीर खुसरो भी थे, पहले के ही ये कवि थे। उन्होंने भी हिंद शब्द का प्रयोग किया। उसी से मिलता जुलता ये शब्द था बाबर का। तो इस प्रकार से क्या किया गया? हिंदुस्तान शब्द का भी
परिवर्तन होकर के वो भारत में परिवर्तन हुआ, हिंद से हिंदुस्तान हुआ, हिंदुस्तान फिर हिंदुस्तान फिर भारत में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो साथ उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजी में इसको इंडिया कहा जाने लगा। इंग्लैंड जब आया, विदेशी शासक जब यहाँ विदेशों से जब व्यापारी बन करके अंग्रेज आया तो इसका नाम रख दिया भारत से इंडिया। तो इस प्रकार का शब्द का रूप भी बदलते जा रहा था समय के साथ साथ। ठीक है, तो ऐसी है। जैसे कि एक और भाषा लिया गया है विदेशी। विदेशी देखिए, तो विदेशी जो शब्द है आपको ध्यान से देखिए, पहले जो था यानी प्राचीन में विदेशी शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था, वनवासी के लिए। वनवासी जो कि किसी समाज से हटकर वन में रहता था, ठीक है, कुछ अलग रहता था, उसके बारे में उतना ये नहीं था, उसको कहा जाता था विदेशी। विदेशी उसका मतलब फरिश्ता हो गया, अजनबी हो गया, इस रूप में लिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है, विदेशी उसे कहा जाता है जो इस देश का नागरिक न हो। जो किसी देश का नागरिक नहीं हो, दूसरे देश का नागरिक हो, उसे विदेशी कहते हैं। अभी वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक हो, उसे ही विदेशी कहा जाता है। तो उसका आपको अर्थ में परिवर्तन देखने को मिल गया। तो इस प्रकार से इतिहास के हज़ार बक्सों में आपको मानचित्र में और शब्दों में भी अंतर देखने को मिला है, विकास देखने को मिला है। तो आज तक के क्लास में अब इतना ही रखिए। नेक्स्ट जो होगा आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।